नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। मार्केट आज पूरी तरह से एक रेंज में फंस गया है। ना तो उसको स्टॉप लॉस तोड़ने की वजह मिल रही है, ना ही टारगेट हिट करने की वजह। इंस्टीट्यूशनल 32 के 32% है। जो बजट के बाद का इम्पैक्ट आता है वन डे में आ चुका है। अभी अर्निंग्स आ रही हैं, कुछ अर्निंग्स मिली जुली हैं, कोई बड़ा नंबर अभी तक नहीं आया जो मार्केट को डायरेक्शन दे पाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी आमने सामने होकर थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको टिपिकली इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं। ये इंडाइसेस अगर इसी तरह से मैनेज हुए तो कॉल्स की राइटिंग जो है मार्केट के अंदर काफ़ी बढ़ जाएगी। इसलिए ना सीधा कॉल्स खरीदने का, ना ही सीधा पुट्स खरीदने का समय है। थोड़ी कॉल राइटिंग हो रही है। सेक्टोरियल अगर आप चेक कर रहे हैं तो सरकारी बैंकों में जमकर अच्छी खरीदारी हो रही है। और ये ट्रिगर हुआ एसबीआई के नंबर्स के बाद, जब एसेट क्वालिटी काफ़ी हद तक स्टेबल दिखी। ठीक है, उसके प्रॉफिट थोड़ा उम्मीद से कम थे, इसलिए शुरुआत में करीब एसबीआई 1.5% तक नीचे खुला, जो हमने आपको एनालिसिस करके बताया था। लेकिन उसके बाद एसबीआई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये 1.5% की रेंज में फंस के रह जाएगा। 1.5% ऊपर, 1.5% नीचे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और शेयर जो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और जिसके बारे में हम आपको और भी जानकारी शो में देंगे, उस शेयर का नाम है पेटीएम। पेटीएम में करीब 42% से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। और अगर आप देखिए आज भी लोअर सर्किट पे वो लॉक है। खबरें अलग अलग तरीके की हैं। कुछ बड़े फंड हाउसेस ने करीब आधे % की हिस्सेदारी खरीदी है। सरकार ये कह रही है, जो सोर्स बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर को, कि 29 तारीख के बाद लाइसेंस पर फैसला होगा। तो इसलिए पेटीएम पर भी ध्यान रखिए। इसके बारे में इसी कार्यक्रम में चर्चा करने जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट और ऐसी कंपनी है जहां पर आज मोमेंटम काफ़ी फास्ट है। इंडिया विक्स 6% बढ़ा हुआ है। थोड़ी सी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और फास्ट मिलेगा, इसलिए थोड़ा सेलेक्टिव होकर कामकाज करने की ज़रूरत है। रही बात आपके स्टॉप लॉसेस की, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉसेस मैं आपको बता देता हूं। फिर हमारे 3 मेहमान जुड़ जाएंगे, अविनाश सर, सोनी पटनायक और अंशुल जैन। फिर मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ जाएंगे। फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले स्टॉप लॉसेस जानिए। निफ्टी के अंदर 21,800 आज का स्टॉप लॉसेस है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस बना रखी है तो कैरी करें लॉन्ग को। 22,000 आपका टारगेट है। बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट वाला जो नारा मार्केट में हमने दिया है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। जब तक 22,000 आता नहीं है तब तक आप टिके रहें। और 21,800 का स्टॉप लॉस है। आते बैंक निफ्टी पर 45,500 का स्टॉप लॉस है। इसका आपको ये टाइट रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। और अगर कट जाए तो निर्दयता से अपने स्टॉप लॉसेस कटवा के बाहर आ जाइएगा। आपके पास अभी भी 200-250 पॉइंट ही ऊपर है। दूसरा पॉइंट, 46,000 इसका पहला टारगेट है, 46,200 इसका दूसरा टारगेट है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही बने रहे। एक रेंज है 45,500 से 46,200 के बीच में। ऊपर वाले जाके शॉर्ट करें, नीचे का टारगेट रखें। नीचे आता है तो लॉन्ग करें, ऊपर का टारगेट रखें। ऑप्शन ट्रेडर सीधा कॉल और पुट अगर खरीद रहे हैं तो इंट्राडे स्विंग का ही फायदा उठा के बाहर निकल जाएं। नहीं तो आपको दिन में 4-5 बार मौके मिले हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन निफ्टी जब चल रहा है हाई रिस्क होने की वजह से ऊपर से टूट जाता है और अभी नीचे आ जाता है। अविनाश सर, सोनी पटनायक और अंशुल जैन 3 मेहमान हैं। अभिषेक हमारे से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, तो बाजार एक रेंज में रहा है और रेंज में कारोबार करने के बाद निफ्टी है सपाट 21,860 के आसपास, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 100 अंक नीचे है। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अविनाश जी, सोनी जी और अंशुल जी, शुरुआत कर लेते हैं। एक बार जरा निफ्टी पर व्यू ले लेते हैं। सोनी, चूंकि रेंज का बाजार रहा और डिम्पी ने भी अपनी एनालिसिस पर शेयर की है, आप बताइए कि अभी आखिरी के घंटे में आपको क्या मौके दिख रहे हैं? इंडेक्स में कुछ ट्रेड करना चाहिए या फिर आज के लिए इसको अवॉइड कर दे अब? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, डिम्पी जी, इन सारे दर्शकों को। यहाँ पे अगर हम निफ्टी देखें तो एक उसका जो ट्रेडिंग रेंज बन रहा है वो 21,800 से लेकर 22,100 22,150 के रेंज पे बन रहा है। सो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल ये रेंज पे अभी इस मोमेंट पे आप बाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर टुवर्ड्स सपोर्ट आपको नजर आए निफ्टी में 21,800 के आसपास, तो ये आप वहां पे बाई कर सकते हैं। 21,750 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड वहां से बाउंस करने की चांसेस है टुवर्ड्स 22,000 दोबारा, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये लेवल्स मैंने कैश के अनुसार ही बताया है, सो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। करंट लेवल पे बाय ना करके थोड़ा सा हल्की अगर आपको डिप मिलती है तो ही बाय कीजिए। रेंज में है, रेंज का यही फायदा होता है कि जैसे ही रेंज के लोअर एंड पे आए तो आप वहां पे बाय कर सकते हैं, रेंज के हायर एंड पे आप उसको सेल कर सकते हैं। सो रेंज का फायदा उठा सकते हैं और रेंज आने लोअर एंड हिट होने का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। थोड़ा सा इंतजार करना है आपको, बाजार में वेट इन वॉच करना है और बिल्कुल उसी तरह का बाजार ये है भी। अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड करके मौके कहां पर बनेंगे। अंशुल, इसकी शुरुआत आप कर दीजिए। बताइए आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं, कहां पर पैसे बनेंगे? क्या डिम्पी जी,
देखिए अभिषेक जी, मैं लास्ट वीक के कॉल से चालू करूंगा। पटेल इंजीनियरिंग मैंने बाय दिया था, वहां से 17% ऊपर आ चुका है स्टॉक, तो पहले वहां प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और दूसरा, सिमिलर चार्ट पैटर्न के हिसाब से दो स्टॉक्स में लेके आया हूँ। और मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स लेके आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मतलब 3-4 बार से मैंने कहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जब तक ऑल टाइम हाई बनाएंगे, उसके पहले मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 4-5% ऊपर निकल जाएगा, तो बड़ा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में बनेगा। पहला शेयर बाई रहेगा जीटीपीएल का, 190-192 रुपए की रेंज में बाई करना है। 180 रुपए का स्टॉप लॉस है, 220 रुपए का टारगेट है। ये लगभग 20-22 हफ्तों से एक रेंज में फंसा हुआ है, और 200 रेंज का ब्रेकआउट है। प्रीकर्सर टू द ब्रेकआउट आया है, इसलिए हम इसको प्रीएम्प्टिव बाई दे रहे हैं। दूसरा स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट आ चुका है, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर। यहाँ पे लगभग 10 हफ्ते इनसाइड बार रहने के बाद करंट वीक में ब्रेकआउट दे रहा है। 153 पे बाई करना चाहिए, 145 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 183 का 2 से 3 हफ्ते का टारगेट रहेगा। तो ये दो स्टॉक्स में बाई रिकमेंड रहेगा। जीटीपीएल और एवरेस्ट कांटो में हमने अच्छी खासी तेजी हाल फिलहाल देखी है और ये तेजी आज भी बरकरार है। 9% का उछाल है, बावजूद इसके अंशुल इस शेयर को लेकर बुलिश है और आपके लिए ट्रेड की सलाह। 151 वाला शेयर 183 तक जाएगा। अंशुल जी, कब तक चला जाएगा ये? 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा, बल्कि उसके पहले चला जाएगा, बट ब्रॉडली 2 से 3 हफ्ते का समय पकड़ के चलिए। कॉल आपकी क्या 3 हफ्ते वाली है या फिर 2-3 दिन वाली है? नहीं, देखिए चलने को 2 से 3 दिन में चल जाता है, बट ब्रॉडली थोड़ा सा टाइम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में जनरली पहली मूव के बाद 3-4 दिन कंसोलिडेशन निकल जाता है। अब इंजीनियरिंग मैंने 3 हफ्ते का टारगेट दिया था, वो 1 हफ्ते में 20% चल गया है। अभिषेक, इसमें ना मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा एवरेस्ट कांटो पे सर की कॉल का। मैं एक बार अपना चार्ट दिखाना चाहता हूँ। 1-2 दिन पहले हमने भी इसको शेयर को नोटिस कराया था। आप जरा, मैंने 2 चीज़ें इसके अंदर बताया था। सर की ये कॉल बड़ी ज़बरदस्त है, और मैं बोलूँगा अभी तो चलना शुरू हुआ है ये। अगर चलने पर आ गया तो शेयर 250 भी हो जाएगा। आपको मैं जरा चार्ट दिखाता हूँ, एक बार जरा मेरी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। आप देखेंगे इसके अंदर ना एक टिपिकली एक बहुत ही बढ़िया एक बेस बन गया एवरेज का। आप अपनी स्क्रीन, एक बार स्क्रीन जरा मेरी वाली दिखाइए तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, बेहतरीन बेस इसका बन गया एवरेजेस का। और यहाँ से अगर ये चला तो एक बड़ा मूव देगा। ये टिपिकली गैप को भी फिल करेगा और गैप के साथ थोड़ा आगे भी बढ़ेगा। पीसीआर थोड़ा फास्ट कीजिए काम। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स का जो गैप है, ये वाला जो गैप, इसको थोड़ा फिल कर दिया इसने, और ये स्पीड से बढ़ने के लिए तैयार है। स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है इसका, एवरेजेस का ब्रेकआउट है, और ये टिपिकली जहाँ से टूटता है ना वहाँ तो जरूर जाता है। ये 175 से टूट के आई थी इसकी एवरेज। कहोगे तो मैं आपके सामने मार्क भी कर देता हूँ, आप ये देखेंगे ये है 175। तो यहाँ तक तो आराम से जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, और उसके ऊपर ये वाला ब्रेकआउट हो गया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसके अंदर कम से कम 200 वाले लेवल्स भी देख सकते हैं, ये लेवल्स है। तो चलने के लिए तैयार शेयर है एवरेस्ट कांटो। मेरे को तो बहुत पसंद आया। नहीं बिल्कुल, ये तो इसका नाम भी सबको पता है डिम्पी। कोविड के टाइम में तो सबके जुबान पे नाम याद आ गया था एवरेस्ट कांटो। और लास्ट ईयर की अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ बहुत शानदार रहा, सेकंड हाफ थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला रहा, और अब ये फिर से चल रहा है। और इस पर आप नज़र रखिए। 183 के टारगेट से अंशुल जी की तरफ से। बाजार पर अगर नज़र डालें तो बाजार में कमजोरी थोड़ी सी बढ़ी है ऊपरी स्तर से। अब निफ्टी ऊपरी स्तर से 130 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है, और अब चुनौती है 21,800 को प्रोटेक्ट करने की। सोनी जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? अब चूंकि बाजार का मोमेंटम थोड़ा सा मंदी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्या कोई सेल कॉल है या फिर दोनों तेजी के ही सौदे होंगे? कि अभिषेक जी, मेरा भी यहाँ पे दोनों बाय कॉल रहेगा। इनफैक्ट हल्के से डिप अगर मिल रहा है तो अभी लेवल पे बाय करने के लिए बेहतर रहेगा। पहला है विप्रो में। मोस्ट लाइकली आज मार्केट में जहाँ पे हमको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी नजर आ रहा है वो बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे जैसे अनसर्टेनिटी के साथ अभी थोड़ा सा रेंज में आ गया है, तो उसको एक काउंटर सपोर्ट देने के लिए आईटी हमेशा ऊपर आता है, तो इसलिए मेरा पहला पिक विप्रो रहेगा। विप्रो में काफी अच्छे से पोजिशन बिल्ड हो रहे हैं। आज शांत है, बट मोस्ट लाइकली कल तक अगर उसका ब्रेकआउट आता है और व्यू सही जाता है तो काफी अच्छे से रहेगा। तो विप्रो आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। हल्की सी डिप टुवर्ड्स 480 तक आप बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 470 लगाइए, और टारगेट रहेगा 520। विप्रो का एक पेंडिंग है एक 490, 485, 490 के रेंज के ऊपर अगर जब ब्रेकआउट देगा तो वहां से काफी अच्छे से चलेगा, एंड टुवर्ड्स 520 जाने के चांसेस है। तो ये एक पोजिशनल कॉल है, इंट्राडे आज के लिए नहीं, बट इसको पोजिशनल तौर से लीजिए। दूसरा काउंटर है मेटल स्पेस में से वेदांता। आज हमने देखा है मेटल
स्पेस में काफी स्टॉक्स ने अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं, जैसे कि टाटा स्टील, एनएमडीसी, सेल, नेशनल, नाल्को भी। वेदांता एक इकलौता स्टॉक है जहां पे अभी एक ब्रेकआउट आना बाकी है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है और वेदांता में भी पोजीशंस अच्छे से बिल्ड हो रही है। इनफैक्ट 270 का काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां पे मल्टीपल सपोर्ट टेक्निकल चार्ट पे बन गए हैं। सो वेदांता बाय कीजिए 268 स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट है 292। ठीक है, 292 वेदांता पर लक्ष्य सोनी का, लेकिन इस बीच नेरोलैक के नतीजे आगे हैं और आय 5% बढ़ी है, 1919 करोड़ रुपए सालाना आधार पर। देखना होगा कि मार्जिन किस तरह के आते हैं और प्रॉफिट कैसे रिपोर्ट करती है कंपनी। वैसे पेंट कंपनी के लिए एक चीज़ अच्छी ये रही कि क्रूड एक रेंज में ही रहा है। एक बार हमने देखा था कि $97 तक गया था, फिर वहाँ से नीचे आया, लेकिन अब 80, 85, 75 से लेकर 85 एक रेंज है $10 की, उसकी बीच में ही कारोबार कर रहा है। और ये ठीक भी है कि स्टेबल रहे क्रूड, और क्रूड का फैक्टर इन कंपनीज के लिए अच्छा होता है। मुनाफे में 40% का जंप है, ये एक बढ़िया नंबर रिपोर्ट किया है नेरोलैक ने। इस पर एक काम करते हैं, अविनाश जी से राय लेते हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। शुरुआत जरा आप नेरोलैक से कर लीजिए, फिर और पोर्टफोलियो में आपसे रंग भरवाएंगे। बताइए क्या करना चाहिए नेरोलैक के निवेशकों को। मेरे ख्याल से अभिषेक, देखिए, नेरोलैक जो कंपनी है बेसिकली इंडस्ट्रियल पेंट्स, ज्यादातर ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए बहुत बड़ा प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात, जो पॉजिटिव बात है कि ये कि क्रूड के प्राइसेस कम होने के कारण इसमें डेफिनेटली मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए अच्छी स्कोप है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस अगर सॉफ्ट रहते हैं तो इस स्टॉक में और भी री रेटिंग और तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार का डिमांड अभी 2 व्हीलर से आ रहा है, 4 व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल से आ रहा है, ऑटो सेक्टर में इनके लिए बहुत बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर है। प्लस काफी हद तक अच्छे नए प्रोडक्ट्स भी ये लॉन्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए रेजिडेंशियल में भी इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर दबा रहता है तो प्राइसेस इनके लिए मेरे ख्याल से मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। कम से कम 100-150 पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट मुझे लग रहा है कि अगले साल होपफुली अगर क्रूड इसी लेवल पे रहता है तो डेफिनेटली इनको फायदा होगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। शेयर में सस्ता नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये री रेटिंग बड़ा ट्रिगर है, और अगर ये चलता रहा तो मेरे ख्याल से आने वाले साल में अच्छा री रेटिंग यहाँ से भी आपको मिल सकता है। री रेटिंग वाला कैंडिडेट है और मार्जिन में यहाँ से भी इंप्रूवमेंट होने की उम्मीदें हैं, ऐसा अविनाश जी का मानना है। श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। बताइए आपके ट्रेड्स क्या हैं, और ट्रेड देने के लिए ध्यान दीजिएगा कि बाजार इस वक्त दिन के निचले स्तर पर चले गए हैं। निफ्टी है अब 86 अंक नीचे 21,750 के आसपास, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर तकरीबन 150 से पौने 200 अंक नीचे आकर बाजार कारोबार कर रहा है। श्रीकांत जी, आपकी कॉल्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बिल्कुल देखिए, आज मार्केट में वैसे भी हमने करेक्शन देखा है, और अभी जस्ट मार्केट ने अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को, यानी कि जो शुक्रवार के लोज थे लगभग 800 के, उन्हें तोड़ा है। तो यहाँ से अगर ये करेक्शन अगर बढ़ता है तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है, वो आ रहा है 21,700 का। सो 21,700 के करीब एक बड़ी पुट राइटिंग खड़ी है, और अगर इन लेवल्स को भी अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर शायद हम 21,500 तक जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी तक का ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और कई सारे स्टॉक्स में हमने मोमेंटम देखा है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट करंट लेवल पे हमें कुछ कॉन्ट्रा बेट्स लेने पड़ेंगे, और उन्हीं स्टॉक्स को खरीदे जो स्टॉप लॉस के काफी नजदीक है। जैसे कि ये जो अपना इंजीनियर्स इंडिया है, वो अच्छा लग रहा है हमें, और 247, 248 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो रिवाइज स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा रहेगा 239 का, बिकॉज स्टॉक अभी थोड़ा करेक्ट हुआ है। तो 239 के स्टॉप लॉस के साथ इंजीनियर्स इंडिया को लॉन्ग करें। टारगेट्स नजर आते हैं वापस से 273 से लेकर 275 के, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इंडस टावर ये एक स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। इंडस टावर अभी चल रहा है 216, 218 के करीब है ये। 210 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट्स नजर आते हैं 235 से लेकर 240 के। तो 235, 240 के टारगेट के लिए इंडस टावर को भी लॉन्ग करना चाहिए। इंडस टावर्स और दूसरा शेयर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। वैसे भी आज हम देख रहे हैं कि जो सरकारी शेयर्स हैं ना बाजार में अपने छटा वो बिखेर रहे हैं, चाहे कोल इंडिया हो, बीपीसीएल हो, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, ये तमाम शेयर आज चल रहे हैं। एफएनओ में भी जलवा है पूरा। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपसे खैर हम ट्रेडिंग कॉल्स तो नहीं लेंगे, लेकिन आपसे कॉल्स ज़रूर लेंगे फंडामेंटल, थोड़ा सा लंबा अगर किसी को रखना हो 6 महीने साल भर। आपकी फोकस लिस्ट में कौन से शेयर है अविनाश जी? आप शेयर कर दीजिए, दर्शक आपका वेट कर रहे हैं।
अभिषेक, एक कंपनी जो स्टील स्पेशलिटी स्टील में काम करती है और जो भारत फौज से कनेक्टेड है, कंपनी का नाम है कल्याणी स्टील। देखिए, इस कंपनी के जो नतीजे आ गए हैं, मैं देख रहा था, बहुत ही बढ़िया नंबर आ गए। करीबन 68% इबिटा बढ़ा है, करीबन 95 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर क्वार्टर का करीबन 56 करोड़ आया, जो पिछले साल 35 करोड़ था। अभी इस कंपनी के बैकग्राउंड में बता दूं कि ये कंपनी बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। ज्यादातर ये जो स्पेशलिटी स्टील बनाते हैं, ये भारत फौज को जाता है और भारत फौज डिफेंस को केटर करता है। कमर्शियल व्हीकल्स में, यूएस मार्केट्स में जो एक्सल बीम होता है, वहां पे जाता है। तो इनके लिए डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारत फौज जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, इनकी ज्यादातर 60-70% खपत भारत फौज से आती है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस कंपनी को री-रेट होने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी स्पेशलिटी स्टील कंपनी है जो 600 करोड़ की कैश और इन्वेस्टमेंट्स रखती है। मुश्किल से 200 करोड़ की कर्जा है। तो बेसिकली नेट डेट की बात करें तो काफी कैश बैलेंस शीट पे अभी भी है। और सबसे बड़ी बात, 22 करोड़ पे इस साल हमको लग रहा है कि 59-60 रुपए की अर्निंग आएगी। तो उस हिसाब से अभी कुछ 670 का भाव चल रहा है। मुझे लगता है कि करीबन 750 का एक टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है, क्योंकि इक्विटी भी छोटी है, अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छा विकल्प रहेगा मेरे ख्याल से अगले 6-12 महीने के लिए, क्योंकि इसमें डेफिनेटली रन रेट अच्छा है और मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरा स्टॉक जो आपके चैनल पे मैंने बार बार कहा है, कल अनंतराज के रिजल्ट से मुझे लगता है बहुत ही दमदार नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। क्लियरली हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम जो प्रॉफिट आएगा वो करीबन 225-230 करोड़ आएगा, जो पिछले साल 150 करोड़ था। दिसंबर क्वार्टर फेस्टिव क्वार्टर था, काफी अच्छी इन्वेंट्री बिकी हुई है। और प्लस डेटा सेंटर का बिजनेस स्केल अप हो रहा है। डेटा सेंटर का बिजनेस हमको लग रहा है अगले साल मोर देन 100 करोड़ टॉप लाइन जनरेट करेगा। तो अगले साल 350 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 375-385 का हमारा जो पहले टारगेट है, हम अभी भी बरकरार रखेंगे। प्राइस करीबन 328 है, बट डेफिनेटली रिजल्ट्स के पहले अगर किसी को चाहिए या थोड़ा सा मीडियम टर्म प्ले करना है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नहीं, दो बढ़िया स्टॉक, मतलब फंडामेंटली मजबूत हैं और आगे को लेकर जो बिजनेस का पोटेंशियल है वो ह्यूज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाजार की जो स्थिति है पिछले 15 मिनट में बहुत बदली है। अभी तक रेंज का बाजार था 2:30 बजे तक, लेकिन अब जो बाजार है वहाँ पर थोड़े से डिस्ट्रप्शन बढ़े हैं। ऊपरी स्तर से तकरीबन 200 अंक आके निफ्टी नीचे कारोबार कर रहा है। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट बढ़ी है, 250 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। डिम्पी, माहौल बदल गया एकदम से, हुआ क्यों ये? अब अभिषेक, मैं विशेष तो नहीं बोलूँगा कि माहौल बदल गया। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा क्योंकि मार्केट को एक रेंज में रहना है। वो अपने अपर एंड को भी टेस्ट करेगा, लोअर एंड को भी टेस्ट करेगा। अगर आज का आप निफ्टी का हाई चेक करेंगे तो वो है 964 का, 21,964 का, यानी कि ऑलमोस्ट 22,000। अगर आप लो को टेस्ट कर रहे हैं तो 21,800 को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक झटका दिया है। जब सुबह हमसे मनीष पूछ रहे थे, हमने अच्छे से बात बताई थी कि आप 21,800 का स्टॉप लॉस रखो, वॉल्यूम को कम रखो, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे आओ। मार्केट क्या करेगा? सिर्फ चर्न करेगा, शेक करेगा। एक्चुअली बजट के बाद का इम्पैक्ट खत्म कर चुका है। अब थोड़ा इसको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेशन में दोनों लोगों के पैसे कटवाएगा। सुबह का हाफ ये लग रहा था कि कॉल्स वालों के पैसे आएंगे, सेकंड में लग रहा है कि पुट्स वालों के पैसे आएंगे। ये दोनों को पैसे नहीं देगा, दोनों के पैसे ले जाएगा। इसलिए क्या करना है कि अगर राइटिंग आती है करनी तो राइटिंग करना, नहीं तो नहीं। अभी आपने श्रीकांत ने आपको नोटिस कराया कि 21,800 गया तो 21,700 सपोर्ट है। मार्केट ने 500 से लेके 800 तक के ना हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट है और हर 100 पॉइंट पे ऊपर रेजिस्टेंस भी है। 950 का है, फिर 20,000, 22,000 का, फिर 22,100 का, 200 का है। तो बाजार अभी ऐसे ही काम करेगा। तो आपको भी अगर 100-150 पॉइंट लेना है तो लो, नहीं तो फिर आप मार्केट में मत आओ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका सबसे बुलिश पार्टनर था जो अभी तक बाजार को यहाँ पे लेके आया, आज उसने सरेंडर कर दिया। तो ये पहला झटका तो यहाँ से भी लगा कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, जिसको अपनी टीम का सचिन तेंदुलकर मानते हो, आज वो नहीं चल रहा, आज वो बैठ गया नीचे। ठीक है, ये आप देख रहे हो डेज लो है। दूसरा, HDFC ने रिकवर कर दी। तीसरा है इंडिया विक्स। मैं ना सुबह से आपको बता रहा हूँ, इंडिया विक्स 8 से 9% चल रहा है। बजट तो नहीं है, बजट तो निपट गया, लेकिन इंडिया विक्स को ऐसा क्या है कि वो 9% सुबह आज चल रहा था। थोड़ा मार्केट के अंदर फियर है, फटीक है, थकावट है, बजट का इंपैक्ट है, इसलिए इंडिया विक्स ये बात नोटिस भी आपको करवा रहा था। एक और चीज मैंने लिखी हुई है, एडवांस डिक्लाइन। सुबह मैंने आपको वायदा के F&O के एडवांस डिक्लाइन बताए थे, वो थी 1:2 के, खासकर F&O वाली वही प्लेट लेके आना। वो जब तक 1:3 नहीं होती ना, बाजार अपना रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता। ये मेरा अपना कई सालों का एक्सपीरियंस है चेक करने का। तो अभी आप देखो एडवांस डिक्लाइन आपकी, वो जो पॉइंट्स वाला वो लेके आइए। तो सुबह भी 1:2 था, तो इसलिए हमने बार बार यही पॉइंट बता रहे हैं कि छोटा छोटा ट्रेड लो,
बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट में आओ, ऑप्शंस ट्रेड मत करो। एक चीज़ आप और बता दीजिए, मान लीजिए वो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं और अगर निफ्टी की रेंज मोटा मोटी तय हो जा रही है, डिफाइन हो जा रही है, तो क्या ये बेहतर होगा कि बाजार पर के किनारे बैठें, कुछ ना ट्रेड लें, या फिर नीचे आए तो फिर बाइंग करें, ऊपर जाए तो थोड़ा सेल कर लें? हाँ, पोजीशन थोड़ी हल्की रख के करें। बिल्कुल पोजीशन हल्की रखें। आप किसी भी डिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको श्रीकांत ने दूसरा एक रेंज बता दिया, 21,500 की है। आप चाहो तो 21,800 का स्टॉप लॉस कट के बैठ जाओ, चुप करके 21,800 ऊपर आएगा फिर ले लेना, फिर 800 का स्टॉप लॉस लगाओ। और एक और बात, अगर आपको कंपलसरी ट्रेड नहीं करना इंडेक्स में तो छोड़ दो ना, स्टॉक्स चुनो। स्टॉक्स के अंदर कितना बढ़िया मूवमेंट मिल रहा है, और आप देखोगे ना बजट से पहले और बजट के बाद ऑलमोस्ट बाजार यहीं पे है। वो सिर्फ शेक करके ऊपर गया, 22,200 टेस्ट कराया, वापस उसी जगह पे पहुंच रहा है। तो ये पूरी रेंज है 21,500 से 22,200 की। इसके अंदर एक इवेंट को पास कराना था, उसने इवेंट को पास करा दिया। आप इंडेक्स से दूर रहना चाहो दूर रहो। और मैं बोलूँगा खासकर इंडेक्सेस ना, आजकल फ्यूचर्स लोग कम लेते हैं, ऑप्शंस में ज़्यादा काम करते हैं। ऑप्शंस में बहुत तेज़ी से पैसा खोएंगे आप, इसलिए अगर आपको राइटिंग आती है तो ठीक, नहीं तो लीव द मार्केट। अभी ऑप्शंस में काम करना आता है तो आपको कॉल पुट अगर आपको मिल रहा है ना 10 मिनट में पैसे, बुक करो और बाहर निकल जाओ, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है ये। चलिए काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस का मैनेजमेंट जुड़ेगा। अच्छे नतीजे आए हैं, कंपनी के MD एंड CEO त्रिभुवन अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कंपनी के नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ट्रेडिंग कॉल्स भी आपका वेट कर रही होंगी। ब्रेक वाले पर फिर आपका स्वागत है। एक मैनेजमेंट हमारा वेट कर रही है LIC हाउसिंग के, और साथ ही खुशबू रवि है खुश। अगर आप बुना रमाने, अगर आपसे मैं 2 मिनट और ले लूँ तो 2 मिनट में आपके पास वापस जोड़ रहा हूँ। और आदित्य अरोड़ा है हमारे साथ ऑप्शंस में। आदित्य, आप 2 मिनट रुक सकते हैं हमारे साथ? आदित्य, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब सिर्फ 2 मिनट रुकिएगा जरा। LIC के ना मैनेजमेंट हमारे साथ है, त्रिभुवन अधिकारी हैं और उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। त्रिभुवन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे सर। एक बार जरा बताएंगे इसके पीछे की वजह क्या थी, किन वजहों से आपके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए सर? कंपनी के तौर पे तो हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि नंबर्स अच्छे आए, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे आए, ईयर ऑन ईयर अच्छे आए। तो यस, ये क्वार्टर की जो हमारे प्रदर्शन रहा है, मैं काफी संतुष्ट हूँ इससे। हमारा प्रॉफिट्स, अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो 1163 करोड़ के आसपास आया है। पिछले साल 480 के करीबन था, तो आंकड़ों के हिसाब से तो 142% की ग्रोथ है। एक मुख्य कारण, हाँ ठीक है, हमने अपने कार्यकलाप में काफी कुछ प्रयास किए हैं कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए। इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीबन 31% का इजाफा हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 16% का इजाफा हुआ है। एक्सपेंसेस या खर्चे जो हमारे हैं मोर और लेस सेम रहे हैं। तो इसका वजह, इसी की वजह से ये आप ये बेहतरीन ग्रोथ जो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देख रहे हैं, उसका कारण ये है। जी त्रिभुवन जी, अगर हम मार्जिन को देखेंगे तो उसमें भी सुधार है, आधे % के आसपास का बढ़िया सुधार इसको कहेंगे। आप ये बताइए सर कि क्या ये सुधार की जो प्रक्रिया है, क्या ये जारी रहेगी? किस तरह का लोग आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा है कि मार्जिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें 2.41% था पिछले साल दिसंबर में, जो कि इस समय 3% पे खड़ा हुआ है। पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है मार्जिन्स में, केवल 0.04% की गिरावट आई है। तो 3% कंफर्टेबल है मार्जिन्स, और मुझे खुशी है कि हम मार्जिन्स मेंटेन करने में कामयाब रहे हैं। Q2 के आखिर पे जब वार्ता हुई थी एनालिस्ट और प्रेस के साथ में, मैंने एक गाइडेंस दी थी कि लगभग हमारे इस वित्तीय वर्ष में मार्जिन 2.6 और 2.8 के बीच रहेंगे। इस वक्त हम 3 पर हैं। मार्जिन्स मुझे नहीं लगता हम बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं आएगी, और मैं तो ये कहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम 2.8 या 2.8 से 3% के बीच मार्जिन्स रखने में हम कामयाब रहेंगे। ठीक है त्रिभुवन सर, एक छोटी सी बात बताइए, आपके एनपीएस में भी सुधार हुआ और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा आपके एनपीएस सुधर रहे हैं। सर मेरे को जरा ये बता सकते हैं इस समय जोखिम वगैरह कितना है, ये और कितना सुधार हो सकता है?
या चांसेस कितने और? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री है, लोन देने वाली इंडस्ट्री है, तो क्वाइट नेचुरली इसमें रिस्क इन्वॉल्व हैं। और ऐसा नहीं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यहाँ कोई आदमी फ्रॉड के इंटेंशन से आता है। 99% ऑफ आवर बोरोवर्स आर ऑनेस्ट पीपल, है ना। बिल्कुल अच्छे लोग हैं, देना चाहते हैं, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, नौकरी चली गई या कोई बीमारी हो गई, तो इस तरह की अड़चने आती हैं कि वो चाहते हुए भी अपना ईएमआई नहीं दे पाते हैं। तो ईएमआई स्वाभाविक है इसमें। हाँ, जीएनपीए 4.26 की आप बात कर रहे थे। हाँ, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। तो आपका बधाई दे ही रहा था, और आपको मार्केट ने भी आज अच्छे नंबर्स मार्केट ने देख के भी आपको एक बेहतर बढ़िया प्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिभुवन सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आदित्य अरोड़ा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया, आपने हमको 2 मिनट का समय दिया। मैनेजमेंट हमारे साथ थी तो उनसे जरा बात करना जरूरी था, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। सर बताइए, ऑप्शंस का चैंपियन। बिल्कुल डिम्पी जी, मुझे लगता है कि ट्रेंड बाजार का नेगेटिव है। जैसे बजट के दिन भी हमारी बात हुई थी, मैं स्टूडियो में था और मैंने कहा था कि मुझे बाजार नीचे लगता है। तो अभी आप देखिए धीरे धीरे सब स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है शुरुआत है, और शुरुआत हो सकता है बैंकिंग से हो और पीएसयू बैंकिंग नेम से हो। तो मेरी बेरिश बेट रहेगी पीएनबी पे। इसमें हम 121 का पुट बाय कर सकते हैं जो अभी 4.85 चल रहा है, और 117 का पुट सेल कर सकते हैं जो अभी 3.05 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 14,400 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 17,600। तो स्टॉक नीचे जाएगा तो पैसा बनेगा। पीएनबी की 121 की पुट खरीदनी है, और उसके नीचे वाले 117 की पुट जो है बेचनी है। वो 3 रुपए के भाव उसके, और अधिकतम मुनाफा स्ट्रेटजी में 17,600, 14,400 अधिकतम नुकसान। आज हम देख रहे हैं कि पीएनबी में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, 3% ये शेयर नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन कुछ और शेयर कमज़ोर हैं। यूपीएल आज वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल है, 10% के आसपास की भारी गिरावट है। नतीजे इसके कमज़ोर आए और ये निराशा यूपीएल पर हावी हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि यूपीएल की तरफ से कमज़ोरी है। डिम्पी से समझते हैं जरा नतीजों को, और नतीजों में बारीक नज़र डालते हैं कि आखिर इतनी पिटाई क्यों, क्या चिंताएं बहुत बड़ी हैं। डिम्पी बताइए, क्या मामला है यूपीएल का, आखिर क्यों आज इतना ज़्यादा पिट रहा है ये? देखिए, यूपीएल के ना नंबर खराब आए थे और इस बार कंपनी ने लॉस जारी किया। अविनाश सर, एक बार अगर मैं कहीं भी गलत हूँ ना, आप मेरे को करेक्ट भी कीजिएगा। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। ग्राफिक्स को स्पीड से चलाना, प्रोड्यूसर साहब ग्राफिक्स को स्पीड से चलाना। उम्मीद से जो खराब नतीजे रहे, और इस बार ये चौथी ऐसी तिमाही है जिसके नंबर इस बार बेहद बेहद खराब आए। तो मार्केट ने क्या कि पनिशमेंट दे रहा है। एक बार बता दें आपको, ये अगले सेकंड हाफ में ठीक हो जाने चाहिए थे। उम्मीद ये था कि जून के बाद नंबर्स ठीक होंगे, लेकिन अब जो नंबर्स ठीक होने का जो अनुमान है ना, वो बता रहे हैं कि अगले साल के दूसरे क्वार्टर में जाके ठीक होगा। और दिसंबर तिमाही में कंपनी ने बकायदा घाटा बना दिया। अच्छा, इसकी वजह क्या रही? एक तो कम मांग थी, दूसरा डीस्टॉकिंग हो रही है, भारत में डिमांड कम हुई है, अमेरिका में डिमांड कम हुई है, बिक्री घट गई है इन सब की। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ 12% की ग्रोथ वहाँ पे हुई है, और सभी एंगल से ये प्रॉब्लम में चल रही है। प्राइसिंग एक बड़ा फैक्टर है कंपनी के अंदर। और अच्छा, एक प्राइसिंग के साथ साथ मैं बताऊँ, फॉरेक्स का लॉस भी आया है, क्योंकि 190 से ज़्यादा देशों के अंदर एक काम करती है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहाँ से भी खराब हुआ है। और ये हमने कुछ एक नंबर्स निकाले हैं आपकी जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, कि जहाँ पिछली बार 1300 रुपये कमाती, 1300 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, इस बार आया घाटा 1200 का, जबकि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीब 500 करोड़ रुपये के आसपास नंबर्स आने चाहिए। नंबर्स खराब, विजन खराब, प्रेशर बना रहेगा, जल्दी जल्दी ठीक नहीं होगा, टेक्निकली वीक है। ये सारे रीजंस जो हैं यूपीएल को सुधरने का नाम नहीं दे रहे हैं, और ये आज 10% पे है। फिर हमने रिपोर्ट्स निकाली, हमने डैम की, हमने नुवामा की, हमने जेफरीज की रिपोर्ट्स का व्यू पॉइंट भी दिया। अगर वो रिपोर्ट्स हैं तो जरा वो भी दिखाइए। डैम ने तो बकायदा सेल की रेटिंग कर दी, जेफरीज ने कहा कि हम टारगेट काट देते हैं, हालांकि हम मेंटेन रखेंगे बट हम टारगेट काट देते हैं। नुवामा ये कह रहा है कि आगे चल के प्रेशर रहेगा, वो ये भी कह रहे हैं कि इनके सब्सिडी का प्रेशर भी है, प्राइसिंग का प्रेशर भी है, ग्लोबली भी प्रेशर है। तो 3 की 3 रिपोर्ट्स आई, तीनों के तीनों रिपोर्ट्स ने इसको नेगेटिव किया, और टेक्निकली तो 600 के ऊपर आ ही नहीं रहा था। तो सारे रीजन अभिषेक एक साथ जुड़ गए, जिसकी वजह से आज 10% तक का नुकसान आया है।
फ्रिजेज ने भी लक्ष्य घटाए हैं और यूपीएल की जो दिक्कतें हैं ना पुरानी हैं, मतलब ये नई नहीं है। पिछले आपको याद होगा डिम्पी कि पहले भी इन्होंने गाइडेंस कट किया था और वहां से सुधार दिखा नहीं। मतलब साल भर में बाजार 20-22% चला, लेकिन अगर हम यूपीएल को देखेंगे तो 30-40% नीचे आपको शेयर ये दिखेगा और फिर से खराब नतीजे यूपीएल के। अविनाश जी, यूपीएल क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ से सुधार अब शुरू होगा या फिर ये बुरी परिस्थितियां बनी रहेंगी? और दूसरी चीज, जिनके पास यूपीएल हैं वो किस उम्मीद में रखें शेयर को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जैसे टिम्पी ने कहा कि इस बार नंबर और भी खराब आ गए क्योंकि इनके सारे मार्केट्स में प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया लेकिन यूरोप, यूएस, लैटिन अमेरिका, और मुझे लगता है कि सारे नेगेटिव फैक्टर्स एक ही टाइम पे आए, प्लस फॉरेक्स का लॉस हो गया। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगले क्वार्टर की हम बात करें तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली बाउंस बैक आना जरा डिफिकल्ट लग रहा है। बट मैं समझता हूँ कि देखिए, यूनाइटेड फास्फोरस दैट इज यूपीएल एक बहुत बड़ी एग्रो प्लेयर कंपनी है और ऐसा नहीं हो सकता कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कोई डिमांड नहीं है। हो सकता है कि अगला क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, लेकिन नजरिया अगर आपका अगले 6-12 महीने का है तो मैं समझता हूँ कि अगर स्टॉक में थोड़ी और गिरावट आती है, करीबन 450 तक आता है, तो डेफिनेटली जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स है उनको डेफिनेटली हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बार ये थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट, ग्लोबल मार्केट में रिकवरी के साइंस आएंगे तो इसमें बाउंस बैक भी इक्वली शार्प होगा। कंपनी छोटी नहीं है तो उसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसमें रिकवरी भी बहुत स्ट्रांगली तरीके से आएगी। बट हाँ, नियर टर्म में थोड़ा सा स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा क्योंकि जब तक नंबर्स इंप्रूव नहीं होते यहाँ पे इमीडिएटली कोई री रेटिंग ना आए, लेकिन अगले 6-12 महीने के लिए होपफुली रिकवरी आती है एग्रोकेमिकल मार्केट में तो बाउंस बैक भी काफी अच्छा होगा। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिएक्शन आज हो चुका है मुझे नहीं लगता कल वापस रिपीट होगा, क्योंकि रिजल्ट्स का रिएक्शन है तो उसको आप आज शेयर के प्राइस में देख रहे हो। ऑन द सेम न्यूज मुझे लग रहा है कल बाजार में और भारी पिटाई नहीं होगी, स्टॉक मोर और लेस कंसोलिडेट होगा। तो होल्ड ऑन करिए और जिनको खरीदना है कम से कम साल भर का नजरिया रखिए। साल भर का नजरिया रखिए। ये जो राय है ना निवेशकों के लिए है, थोड़ा नीचे अगर आ जाए 10% और ये शेयर यहां से करेक्ट हो जाए तो आपके लिए एक कॉन्ट्राबेट या फिर एवरेज करने के मौके बन जाएंगे। लेकिन जो ट्रेडर हैं वो क्या करें? सोनी, ये बताइए कि आज की गिरावट के बाद अगर कोई ट्रेडर हो जिसका शॉर्ट टर्म नजरिया हो हफ्ते महीने भर का, वो क्या करें? अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखे? ये यहाँ पे अभिषेक जी, अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में काफी एग्रेसिव शॉर्ट वेट पोजीशंस बन रहे हैं और यूपीएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे ख्याल से चार्ट में 450-440 के रेंज में एक बार टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी इमीडिएटली इस लेवल पे बाय मत कीजिए। 450 के रेंज पे अगर आपको दिखता है तो वहां से मोस्ट लाइकली बाउंस कर सकता है। काफी ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस से भी हो गया है। अगर हल्की सी बाउंस करता है, शॉर्ट कवरिंग जब आपको नजर आएगा तभी जाके यहाँ से कुछ रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो सकता है। बट अभी के लिए यहाँ पे अवॉइड कीजिए। 450 का एक सपोर्ट है, सपोर्ट के पास आने पर ही आप देख सकते हैं कि इसको वहां से बाय हो सकता है कि नहीं। परफेक्ट, 450 पर सपोर्ट है, आप उसका स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। नई खरीद नहीं करनी यूपीएल में, ये आप अभी ध्यान दीजिए। बाजार हल्का सा रिकवर किया है, 21,800 के आसपास है अगर हम निफ्टी की बात करें तो। और निफ्टी बैंक की जो गिरावट करीब 250 अंकों की हो गई थी वो रह गई है सिर्फ 50 अंकों की। तो निफ्टी बैंक से हम देखने की थोड़ा सुधार निफ्टी को भी बल मिल रहा है। हम देख रहे हैं रिकवरी आ रही है। लेकिन जरा डीलिंग रूम का हाल चेक करते हैं और ये जानते हैं कि बाजार में कौन सी खबरें गर्म हैं। खास सेगमेंट लेकर जुड़ गए हैं शरद हमारे साथ, खबर गर्म है। शरद, बताइए कौन सी खबर है और क्यों गर्म है खबर? जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया जो है फोकस में रहने वाला है और हमारी जो बातचीत हो रही है डीलर्स के साथ, यहाँ पता चल रहा है कि चंद डीआईज और एचएनआईज जो है बाइंग देखने मिल रही है इस काउंटर में। अब याद रखिए, जो वॉल्यूम्स की बात करें तो वो लगभग 10 टाइम्स 20 डे एवरेज पे वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। और इम्पॉर्टेंटली जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, उनका नाम इंक्लूड करता है क्वांट म्यूचुअल फंड का, जहाँ पे 1% से ज़्यादा की स्टेक की उनकी जो है एक्विजिशन पैटर्न है। इसके अलावा जो है स्टॉक अपने 2 मंथ हाई लेवल्स पे आ गया है और इम्पॉर्टेंट जो मूविंग डे एवरेजेस रहती है 50, 100 और 200, इन तीनों के ऊपर जो है उनके स्टॉक प्राइस आ चुके हैं। हमने चैनल चेक्स भी किया और यहाँ से हमें पता चला कि कंपनी को एक बड़ी लार्ज
बल्क एलपीजी ऑर्डर जो है वो मिल सकती है। और इम्पॉर्टेंटली लास्ट मंथ कंपनी को लगभग 70 करोड़ का ऑर्डर भी मिला था बीपीसीएल से, जहां पे वो सप्लाई करने वाले हैं आपके सीएनजी कास्केट्स। तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में, जहां पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देखने मिल रही है और आज स्टॉक में तेजी भी है। ठीक है, वॉल्यूम 20 दिन के औसत का 10 गुना है और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में जो रिटेल जो ट्रेडर्स हैं, कॉन्फिडेंस गजब का दिख रहा है उनका, 10% ऊपर, 12% ऊपर ये शेयर है और शतक जड़ने को बिल्कुल तैयार दिख रहा है। शरद, शुक्रिया आपका ये शेयर लेकर आने के लिए सामने डीलिंग रूम से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फटाफट हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय एयरटेल के नंबर्स आने वाले हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ जाएं ताकि उनसे हम भारतीय एयरटेल के नंबर्स के बारे में थोड़ा आइडिया ले पाएं। लेकिन खैर इस बीच मार्केट्स में आ जाएं आप तो आपको देखेगा तेजी से उतार चढ़ाव मिल रहा है। श्रीकांत को बीटीएसटी एसटीबीटी है तो आपसे शुरू कर रहे हैं, बताते जाइएगा सर, हम नोट कर लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट में एक अप एंड डाउन की एक्टिविटी हुई है, बिल्कुल थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में मुझे लगता है कि तेजी बनी रहेगी और वहां पे जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे बायोकॉन जो 285 या 283 के करीब ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक हमें लॉन्ग करके चलना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे 278 के, यानी यहाँ से कम 5 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स नजर आते हैं वापस से एक बार 295 से लेकर 300 के। तो 300 का टारगेट पकड़ के चलिए, 278 का स्टॉप लॉस रखें और 284 285 में खरीद के चलिए बायोकॉन। ठीक है, बायोकॉन आपने बता दिया सर, इस पे बुलिश है। इस बीच चोला फाइनेंस के ना नंबर्स आ गए नीचे। अविनाश सर, एक बार जरा आप देख लोगे नंबर्स, आपका एनालिसिस होगा इस पे। 40% इसका प्रॉफिट बढ़कर आया है और 467 है। एक बार चोला फाइनेंस दिखाइए, आय भी 43% बढ़ी है। मैंने इसके कंपैरेटिव नंबर तो पूरे अच्छे से नहीं देखे, बट एक बार आप जरा देख लीजिएगा, शायद आपके पास भी इसकी स्टडी होगी। नंबर्स ठीक है सर इसके, ये प्रॉफिट 40% बढ़ना, आय 43% बढ़ना, इनमें मार्जिन का तो इशू होता ही नहीं है कुछ ज़्यादा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नंबर्स इस बार आ गए हैं, एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि देखिए ये मोमेंटम अगर कंपनी आने वाले साल में एटलीस्ट मार्च के क्वार्टर में और अगले साल मेंटेन करती है तो डेफिनेटली इसमें मुझे लग रहा है कि अच्छी रेटिंग आएगी, क्योंकि इनके जो मेन डोमेन स्पेस है जो साउथ इंडिया है वहां पे तो ये स्ट्रांग है ही, लेकिन ज्यादातर ये कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में काम करते हैं, जहां पे मुझे लगता है कि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी स्ट्रांग है, स्टेबल रहेंगे। प्लस मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम इनको आएगा नहीं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से होपफुली आने वाले महीनों में जब इंटरेस्ट रेट कट आएगा तभी थोड़ी सी बेनिफिट भी मिलेगी, क्योंकि देखिए एनबीएफसी को पैसा रिकवर करने के लिए बैंकों से जब फंडिंग मिलती है तो उसका भी बेनिफिट इनको इनके मार्जिन में मिलेगा। तो आई थिंक नेट नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक डेफिनेटली एक अच्छा मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेट साबित हो सकता है। चोला फाइनेंस को लेकर ये व्यू, सी लीटर वाला शेयर, लेकिन बी लीटर वाले दो शेयरों के नतीजों पर फोकस है। आज भारतीय एयरटेल के नंबर आ जाएंगे, उसको भी समझेंगे, लेकिन ब्रिटानिया के नंबर्स कल आएंगे और बड़ा क्रूशियल होता है एफएमसीजी कंपनीज में कि रूरल डिमांड को लेकर कैसे आंकड़े निकल के आते हैं, मार्जिन इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही है। जरा ब्रिटानिया को समझ लेते हैं। शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आंकड़े नतीजे आएंगे कैसे? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ब्रिटानिया के नतीजे कल आने वाले और एक्सपेक्टेड है कि सपाट से लेके कमज़ोर नतीजे तक देखने मिल सकते हैं। रेवेन्यू में लगभग 2% का ग्रोथ का अनुमान है और याद रखें जो एबिडा में जो है गिरावट आ सकती है लगभग 1% का, और एबिडा मार्जिन 100 बेसिस कम आ सकता है, लगभग 18.9% का स्ट्रीट का अनुमान है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो लगभग सपाट रहेगा, 550 करोड़ के आंकड़े के ऊपर रहेंगे। अब जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगभग फ्लैट से लेके -3% तक हो सकती है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस तक। और याद रखिए जो रूरल की स्लो डाउन है और जो कंपटीशन बढ़ी है उसके कारण जो है दबाव में पड़ सकती है कंपनी। और ओवरऑल देखें तो ग्रॉस मार्जिन्स में तो गिरावट आएगा ही, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स होती है फेस्टिवल सीजन में वो भी इम्पैक्ट करेगा और मार्जिन्स में दबाव देखने मिलेगा। तीसरे तिमाही की जो ग्रॉस टू एबिडा मार्जिन रेशियो होती है
उसमें जो है वीट फॉरवर्ड्स की जो कवरिंग के कारण थोड़ी सी एक बेनिफिट ज़रूर आएगी क्योंकि पीएलआई इंसेंटिव आया था, बट ओवरऑल जो है मार्जिन्स में दबाव रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि कमज़ोर नतीजे देखने मिल सकते हैं। यह है ब्रिटानिया का प्रीव्यू। कमज़ोर नंबर्स आएंगे, वो मार्जिन्स में दिख रहा है, आपका एबिट में दिख रहा है, ठीक है। प्रॉफिट और रेवेन्यू तो एक पार्ट होता है, लेकिन अगर आप कोर अंडरलाइनिंग देखें ना, वो एबिट और आपको मार्जिन्स में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। जैसे आय और प्रॉफिट देखो, कुछ खास बड़ा चेंजेस भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? एबिट और मार्जिन्स पे। सोनी एक बार ज़रा चेक करना, शेयर में वीकनेस ज़्यादा दिख रही है क्या? अगर वीक है तो फिर पुट ले लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं। नंबर्स तो वीक ही लग रहे हैं इसके। ये डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। इनफैक्ट एंटायर काउंटर में थोड़ी सी मुझे वीकनेस लग रही है। 5100 के नीचे यहाँ पे और भी सेलिंग प्रेशर आपको दिख सकता है, टुवर्ड्स 5040 तक आपको दिख सकता है। ऊपर में हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो 5140 का भी एक रेजिस्टेंस बन गया है, सो तो थोड़ा सा यहाँ पे वीक है। अगर कोई पुट के ऑप्शन से लेना है तो यहाँ पे एक 5100 की पुट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कैश के अनुसार ही आप इसको बुक कर सकते हैं। जैसे आपको 5040 का लेवल नजर आए तो आप इस पुट ऑप्शन में बायर्स बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए कैश के लेवल के अनुसार 5140। 149 की है, वैसे आपके हिसाब से कितने पैसे आ सकते हैं इसके अंदर? सोनी, ये ब्रिटानिया की जो पुट है 5100 वाली 146-47 की चल रही है, कितने पैसे बन सकते हैं इसके अंदर? जी, यहाँ पे अगर मेरा व्यू के अनुसार अगर यहाँ पे मेरा है कि 5040 तक जा सकता है, तो 146 का यहाँ पे ऑलमोस्ट 190 टू 210 की रेंज में आपको नजर आ सकता है, प्रोवाइडेड कि विक्स इसी रेंज पे घूमता रहे। सो आई थिंक आप ऑलमोस्ट 190 टू 210 ये दो टारगेट्स आप लेके रख सकते हैं। ठीक है, 200 रुपये तक का टारगेट है। अगर 149 पे ले रहे हैं तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, तो आपको 25 रुपये से नीचे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना। ये रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 का होना ही चाहिए। पुट है 5100 की ब्रिटानिया की, 200 रुपये तक का टारगेट है, 125 से 120 तक का स्टॉप लॉस है। ये आपके सामने ब्रिटानिया के नंबर्स और उसका एक ट्रेड कन्वर्ट करके हमने आपको दे दिया। भारतीय एयरटेल के नंबर अंशुल सर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरा चेक कर लीजिएगा आप भी चार्ट के स्ट्रक्चर को। मैं नंबर्स बता देता हूँ। नंबर जिसके रेवेन्यू में करीब 2.5% की ग्रोथ आएगी, एक्सपेक्टेड है कि करीब 38,000 करोड़ का इस बार का इसका नंबर आएगा। मुनाफा 94% के बढ़कर नहीं इसका आने वाला है, वन ऑफ द फाइनेस्ट नंबर ही शो करेगा कंपैरेटिव क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। दूसरा, अब छोड़ दीजिए प्रॉफिट को भी, आप इसके मार्जिन्स चेक कीजिए। मार्जिन्स के अंदर जो इंप्रूवमेंट नहीं बल्कि डी ग्रोथ आ सकती है। ये 52.7 से 52.1 आने की उम्मीद है, तो ये पॉइंट है। अगर मार्जिन्स थोड़े भी ठीक है तो नंबर अच्छा प्ले करवाएगा। एबिट मार्जिन्स ठीक है, वो करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास के बन सकते हैं। शेयर पे सर आपको क्या दिख रहा है? मैं प्रॉफिट वाले एक एबनॉर्मल पिक्चर को छोड़ दूं तो सब नंबर्स मेरे को तो इनलाइन जैसे लग रहे हैं। चार्ट्स पे क्या दिख रहा है सर आपको? दिख रही है। बिफोर लास्ट वीक एक रिजेक्शन कैंडल थी, शूटिंग स्टार। लास्ट वीक इनसाइड बार थी और आज 20 डे मूविंग एवरेज को ये होल्ड नहीं कर पाया है, बड़ी रेड बार के साथ नीचे आ रहा है। तो इसका लॉजिकल टारगेट 50 डे मूविंग एवरेज बनता है जो 1063 पे है। तो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ी सी रैली मिलती है 1140 के आसपास, तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। 1065 का डाउन साइड टारगेट रहेगा। ठीक है, 1065 का नीचे का लक्ष्य 3-3.5% नीचे भारतीय एयरटेल अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज टाटा मोटर्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है, 950 रुपये पर ये शेयर पहुंचा है और नतीजे बहुत ही कमाल के रहे हैं। वैसे शेयर चला बहुत है, निवेशकों को अच्छे से रिवॉर्ड किया है, लेकिन जेएलआर का परफॉर्मेंस के दम पर आय की बात करें तो 25% बढ़ी है। मुनाफे की बात करें 137% का, यानी कि डबल मुनाफा। रिकॉर्ड एबिटा, डेट इक्विटी यानी कि डेट भी कम हो रहा है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है टाटा मोटर्स के शेयर के लिए। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, वहां पर सिग्निफिकेंट जंप है। सारे पैरामीटर्स पर नतीजे ठीक लग रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जेफरीज 1100 का टारगेट, सीएलएसए 1061 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट है, 1061 का टारगेट वहां पर। अविनाश जी, टाटा मोटर्स जिनके पास है वो प्रॉफिट टेकिंग के बारे में थोड़ा मोड़ा सोचें, जिनके थोड़े से नीचे के भाव पर है 400 रुपए 500 रुपए वाले, या फिर वो निवेशित रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है। ये तो पहला क्वार्टर है जब आपको मजबूत नंबर दिखाई दिए, लेकिन आने वाला साल दैट इज FY25 अभिषेक, मुझे लग रहा है कि इससे भी अच्छा होगा, बिकॉज मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। जेएलआर का धंधा बहुत समय के बाद अभी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है
और सबसे बड़ी बात, सारे बिजनेसेस डोमेस्टिक इंटरनेशनल, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कार का पोर्टफोलियो ले लीजिए, डोमेस्टिक पैसेंजर कार देखिए, जेआर देखिए, तो सारे बिजनेसेस बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहे। तो मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम होगी। जिनके पास बहुत ही निचले लेवल के शेयर है, 500 रुपए के नीचे, इनको शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके अपना कैपिटल कॉस्ट निकालना चाहिए। लेकिन जिन्होंने 700 रुपए में या 800 रुपए में खरीदे हैं, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी ना करें। मुझे लगता है कि यहाँ से भी करीबन 1100-1200 का फर्स्ट टारगेट पॉसिबल है। आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा था कि 1050-1100 का हमारा टारगेट प्राइस था। तो फिलहाल तो 1050-1100 का एक फेयर वैल्यू दिखता है, लेकिन जैसे-जैसे नंबर्स आने वाले साल में आएँगे, मुझे लगता है कि और भी री-रेटिंग पॉसिबल है, क्योंकि बहुत समय के बाद ये री-रेटिंग आ रही है। बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था पहले, और अभी शायद मार्केट इसको और ऊपर के लेवल तक लेके जाने का पोटेंशियल रखता है। तो जिनके पास 700-800 की खरीदी है, उनको होल्ड करना चाहिए। होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म बैठिए, कोई तनाव नहीं है, ये शेयर और चलेगा, 11-1200 भी जाएगा। तो जो लक्ष्य जेफरीज ने दिए हैं या सीएलएसए ने दिए हैं, उसके ऊपर के टारगेट्स तो अविनाश जी दे रहे हैं, और आपके लिए रोज मिलते हैं, काम का ज्यादा है आपके लिए, ये है। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग कॉल बीटीएसटी क्या है। श्रीकांत जी से बीटीएसटी ले चुके हैं। सोनी बताइए, आपके रडार पर कौन सा शेयर आ रहा है, क्या ट्रेड होगा अभी? ये मेरा बीटीएसटी रहेगा भारत फोर्ज में। भारत फोर्ज में काफी टाइम के बाद हमने देखा है कि एक अच्छे अपमूव 1240 के ऊपर लेते हुए, सो भारत फोर्ज यहाँ से काफी पॉजिटिव लग रहा है। आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 1260 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए एंड टारगेट रहेगा 1290 to 1300। 1290 से 1300 रुपए का टारगेट, सिर्फ 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, भारत फोर्ज आपके लिए बीटीएसटी ट्रेड के तौर पर। अंशुल, आपने क्या स्पॉट किया है, कहां पर कमाई होगी? थोड़ा सा वीक लग रहा है और फार्मा में तेजी लग रही है, तो बट नेचुरल है कि बैंकिंग में थोड़ी सी पिटाई होनी चाहिए। एक्सिस बैंक थोड़ा सा वीक लग रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है। 1066 पे एसटीबीटी रहेगा एक्सिस बैंक का फ्यूचर्स। स्टॉप लॉस रहेगा 1078 और टारगेट रहेगा 1050-1044। तो एक्सिस बैंक बेच के जाना चाहिए कल के लिए। यहाँ से एक 15-20 रुपए की डाउन मूव मिल सकती है। ठीक है, एक्सिस बैंक में शॉर्ट की सलाह, 15-20 रुपए नीचे ये शेयर यहां से जा सकता है। लेकिन बाजार की नजर कल कहां पर होगी? इवेंट्स टू वॉच लेकर हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए फोकस कहां पर होगा कल? जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कि कल की ट्रेडिंग सेशन में कौन सी क्यूज़ है जिस पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। अर्निंग सीजन की बात करते हैं तो निफ्टी पैक में से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज अपने Q3 के नंबर्स डिक्लेयर करेगा। ये रिजल्ट पर अपना ध्यान रखेगा और इस स्टॉक पर भी अपना ध्यान रखेगा। नॉन निफ्टी कंपनीज में से कई सारी कंपनियां हैं जिनके कल नंबर आएंगे। कैम्स, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, ब्लू जेट, हेल्थ केयर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, टीटीके प्रेस्टीज, प्रताप स्नैक्स, शीला फोम और कई सारी कंपनियां हैं। तो इन सारे काउंटर्स पर अपनी नज़र बनाए रखेगा। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करते हैं तो कल आखिरी दिन है शेयर्स खरीदने के लिए, डिविडेंड की एलिजिबिलिटी के लिए। ऑफ द शेयर्स आरती ड्रग्स, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, गेल, किर्लोस्कर न्यूमैटिक, मोतीलाल ओसवाल, एनटीपीसी और श्रीराम फाइनेंस। और टाटा मेटालिक्स का जो अमेलगमेशन है, जो मर्जर है उसके पेरेंट के साथ टाटा स्टील के साथ, वो कल होने वाला है। तो टाटा स्टील के स्टॉक पर भी अपनी नज़र बनाए रखेगा। दूसरे इवेंट्स की बात करते हैं तो इंडिया एनर्जी वीक गोवा में किक स्टार्ट होने वाला है। पीएम मोदी वहां पर एक स्पीच भी देंगे, तो इस पर भी अपना ध्यान बनाए रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्यू है कि 3 दिन की जो आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी मीटिंग है वो भी कल से शुरू हो जाएगी। उसका नतीजा 8 जनवरी को आएगा। तो हम इन सारे काउंटर्स पर कल के लिए अपनी नज़र बनाए रखेंगे। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी जानकारी देने के लिए। अशोक लीलैंड क्या बीटीएसटी करके जाना चाहिए, एक बार आप चेक करेंगे श्रीकांत? अशोक लीलैंड बीटीएसटी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, प्राइस एक्शन भी है, बट लग रहा है कल के लिए भी लेकर जाना चाहिए। टाटा मोटर्स का भाई है, धीरे धीरे करके चल रहा है, पीछे आ रहा है। चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम अगर ये सब कंसीडर करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वैसे आज के लिए चल चुका है। काफी वोलेटाइल स्टॉक है, तो इट इज बेटर ऑलवेज कि बाय ऑन डिप्स। करंट लेवल से खरीदना मुझे लगता है कि शायद थोड़ा फायदेमंद नहीं रहेगा। लेकिन टाटा मोटर्स बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अविनाश जी से, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक है जिसे हम करंट लेवल से भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक 1000 के लेवल्स को तो मिनिमम शॉर्ट टर्म में क्रॉस कर सकता है। तो बीटीएसटी अगर लेना है तो करंट लेवल से इंस्टेड ऑफ अशोक लीलैंड आप टाटा मोटर्स पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है वो फायदेमंद हो सकता है।
पॉइंट की गिरावट है। निफ्टी 21,800 के नीचे कर रहा है, इसलिए आप अपने निफ्टी के पोजीशंस को कैरी मत करके जाना। बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर क्लोज कर रहा है, भले लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। एमएमटीसी पे सर्किट लगा हुआ है। आईओबी, यूको बैंक करीब 11-13% ऊपर है। एक शेयर में को पता करना है, रेडिंगटन। एक बार सोनी आप इस शेयर को चेक करोगे, एप्पल के फ़ोन बेचती है इंडिया में, रेडिंगटन। एक बार जरा बताइए इसके अंदर क्या किया जाए। BTST करनी है, 202 रुपये का रेट है। डिम्पी जी यहाँ पे इनफैक्ट थोड़ा सा बेटर लग रहा है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ 210 की तरफ भी जाने के लिए अच्छा लग रहा है पोजिशनली। बट अगर BTST के तौर पे करेंगे तो 206, 207 के आसपास एट मैक्स एक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और नीचे का जो आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो 196 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और इसको होल्ड कीजिए। आप डेफिनेटली BTST भी ले सकते हैं, पोजिशनल भी कैरी कर सकते हैं। तो आज मार्केट की क्लोजिंग मिल रही है हमको, तो क्लोजिंग करीब 90 पॉइंट की गिरावट। इंट्राडे लो पे हम मार्केट क्लोज कर रहे हैं, 21,800 को ब्रेक करके क्लोज कर रहे हैं। इसलिए आपको हर चीज़ हर लेवल पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सुबह हमने आपको इंट्राडे स्विंग का बेनिफिट दिलवाया, 21,800 का स्टॉप लॉस लगवाया और अभी मार्केट उसके नीचे आके क्लोज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन सुबह ठीक था, शाम होते तो एडवांस डिक्लाइन खराब हो गया। ये फ्यूचर्स में भी खराब हुआ है और एडवांस डिक्लाइन स्पॉट में यानी कि टोटल में भी खराब हो रहा है। बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट नीचे है। अच्छी चीज़ सिर्फ ये है कि 45,500 बचा हुआ है, तो ये एक पॉइंट टू भी नोटेड होगा। राइस इंडस्ट्रीज का योगदान बिल्कुल नहीं था, उसने आज खास आपकी हेल्प नहीं की, उसने आज थोड़ा शेयर्स का प्रेशर बनाया। इसके अलावा जो शेयर्स आज तेजी दे पा रहे थे उसमें था टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, BPCL, सन फार्मा, सिप्ला। इसमें से आप देखेंगे थोड़े डिफेंसिव और एनर्जी वाले शेयर्स ही आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे कोल इंडिया, BPCL, सन और सिप्ला। ONGC भी आज का टॉप गेनर बना करीब 2% गेन के साथ। M&M भी आज करीब 2% ऊपर आया है। ये बहुत सारे जो शेयर्स मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे ट्रेड तो हमारे आज के ओपनिंग में भी थे और थ्रू आउट द दिन में भी रहते हैं। इसलिए 18 स्वदेश के सभी मेहमानों का आप गौर से सुने, अच्छे से समझें, कॉपी पेन लेके बैठें बाकायदा, और जहाँ आपका कन्विक्शन हाई है वो सौदा ज़रूर देखें। मैं गट के साथ कह सकता हूँ कि आप पैसा बना के ही मार्केट से निकलेंगे। और आज अगर डिक्लाइंस की बात की जाए तो UPL 10% से ज़्यादा टूटा। खबर आपको पता ही है कि नंबर्स खराब आए हैं, गाइडेंस भी खराब है, रिपोर्ट भी खराब है, तो सारी चीज़ें इसकी खराब होने की वजह से पूरी पनिशमेंट मिली। आज बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, HDFC लाइफ, ग्रासिम, मारुति, ये कुछ एक और शेयर्स थे, बड़े शेयर्स, जहां पर नुकसान था। एक्चुअली में अगर आज मेरे से पूछेंगे दिन किसका था तो मैं बोलूँगा आज दिन सरकारी बैंकों का था, और वो भी छोटे सरकारी बैंकों का, यूको का, इंडियन ओवरसीज बैंक का, पंजाब एंड सिंध बैंक का। तो ये कुछ एक शेयर थे, और इसके अलावा सरकारी कंपनीज का जैसे MMTC जैसे शेयर्स जो सर्किट लगा गए। IFCA के अंदर भी आज सर्किट फिर से लग गया। पेटीएम का दिन आज 10% लोअर का था। हम पेटीएम को लेकर अपनी कवरेज को जारी रखेंगे कल भी, तो इसलिए अगर आपका कोई भी सवाल है तो कल भी आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बहुत सारी चीज़ें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते, आज के मेहमानों का करते हैं शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश सर, थैंक यू वेरी मच। श्रीकांत आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और सोनी आपका भी शुक्रिया, और शुक्रिया अंशुल आपका आज बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स हमारे सामने रखने के लिए। मेरे को तो फिलहाल इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगला कार्यक्रम लेके, जो आपको कल की तैयारी करवाएंगे। मनीष, आज का दिन मार्केट के अंदर उथल पुथल था, रेंज का कारोबार हुआ, और उसके अलावा आज डेज लो पे हम क्लोज करके गए हैं, तो कल की तैयारी में खास क्या होगा? चर्चा हो रही थी 10 बजे के आसपास, मैं जो आपसे चर्चा कर रहा था, धक 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 वही हो रहा था बाजार में कि स्टॉप लॉस भी ट्रिगर्स हुए थे, टारगेट भी अचीव हुए। तो अच्छी बात हुई थी कि जिस नोट पे आपने कहा था 10:30 के आसपास शो क्लोज करे थे, कमोबेश उसी नोट पे बंद होता हुआ दिख रहा है बाजार। तो ऐसे में अब जो ट्रेडर्स हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, और खासतौर पे जो है ना, अगले आधे घंटे में हम पेटीएम से जुड़े हुए कई सारे सवाल लेंगे। सुबह से लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे, अविनाश ने, अभिषेक ने जो है पेटीएम की पाठशाला की, फिर बाद में इस पर चर्चा की हमने। तो आप अगले आधे घंटे में यही कोशिश करेंगे, जिनके पास पेटीएम पे सवाल है, जिस भाव पे आपने लिया है, आप सवाल पूछिए, जो हमारे जानकार रहेंगे वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए अब इस शेयर में इतनी भारी भरकम गिरावट के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी में।